हेलो एवरीवन। सर आज हम चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं जो बोल रहे हैं डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब सर जब आप पीजीबीपी हेड ले लेते हो, कैपिटल गेन ले लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी ले लेते हैं, सैलरी लेते हैं, आईएफओएस ले लेते हैं, अदर टाइप्स की चीजें करने के बाद एंड डिडक्ट करते हैं क्या एग्जेम्पशंस, क्या डिडक्ट करते हैं एग्जेम्पशंस। ये सब करने के बाद आती है ग्रॉस टोटल इनकम। अब जब ये ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आ जाती है तो इसमें से कुछ डिडक्शंस मिलती हैं। अब हम उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? डिडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि डिडक्शन और एग्जेम्पशन में बहुत डिफरेंस होता है। कुछ स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूजन दिखाते हैं अपनी कि सर एग्जेम्पशन और डिडक्शन का इफेक्ट ही क्या है, दोनों तो डिडक्ट ही हो रहे हैं। नहीं, जो डिडक्शंस होती है ना, ये डिडक्शंस आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्ट होती हैं, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्ट की जाती है, इसलिए इसका नाम डिडक्शन है। बट एज लाइक मैं बात करूं अगर एग्रीकल्चर इनकम की, हम बात करें अगर एग्रीकल्चर इनकम की, तो एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है। डिविडेंड की बात करें तो वो एग्जेम्प्ट होती है। तो ये सब, ये जो एग्जेम्प्ट इनकम होती है ना, ये कभी ग्रॉस टोटल इनकम में आती ही नहीं है। इसलिए इसको आप डिडक्शन और एग्जम्पशन को आप इस तरीके से अलग समझेंगे। और दूसरी बात सर, एक तरीका तो आपने बता दिया डिडक्शन और एग्जम्पशन में डिफरेंस क्या है। ये जो एग्जेम्प्ट इनकम होती है ना, इनकम एग्जेम्प्ट होती है अपने सोर्स के कारण, बट ये जो डिडक्शन होती है ना, ये डिडक्शन आपको पेमेंट बेस पे मिलती है कि आपने कहीं कोई पेमेंट किया, इस पेमेंट बेसिस पे आपको डिडक्शन दी जाएगी, या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, इस इन्वेस्टमेंट के कारण आपको डिडक्शन दी जाएगी। ये फर्क होता है डिडक्शन और एग्जेम्पशन का। क्लियर है सर? क्लियर है। आइए इसके बारे में कुछ और समझते हैं हम लोग। देखिए इस शीट पे आते हैं। सर पहले सोचिए कि सर जिस तरीके से बिजनेस लॉस आपने देखा है कैरी फॉरवर्ड होता है। हाँ सर, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है। बट इसी तरीके से अगर जब कुछ बच्चों का मैं कंफ्यूजन बता रहा हूं, एज लाइक कुछ जगह स्पेसिफाइड डिडक्शन का क्वांटम बता दिया गया कि इतना क्वांटम होगा। एज लाइक अगर 80C की हम बात करें तो 80C में बोला गया है कि 1,50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। अब एक थे मिस्टर, इनका केस ये है, इनका केस सुनते जाइएगा। इन मिस्टर के साथ हुआ क्या, इन्होंने 80C के अंदर अपना इंश्योरेंस करवाया 1.5 लाख रुपए का। चलिए इंश्योरेंस प्रीमियम चला गया 1.5 लाख रुपए। ठीक है। हाँ सर, इनका इंश्योरेंस प्रीमियम है 1.5 लाख रुपए एंड इनकी ग्रॉस टोटल इनकम उस साल की है 80,000 रुपए। कितनी है सर? 80,000 रुपए। सर 8 लाख लिख दिए, कोई बात नहीं, 80,000 रुपए। तो इनको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 से कितना मिलेगा? 80,000। ये 1.5 लाख रुपए तक थोड़ी मिल पाएगा। पहली बात तो ये 1.5 लाख नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 80,000 मिलेगा। पहली गलती जो आप लोग करते हैं ना कि ये जो डिडक्शन आप लोग ले लेते हैं 1.5 लाख रुपए, उसके बाद आप लॉस दिखाते हैं, भाई इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो पहली बात कि 80C में केवल डिडक्शन उतनी ही मिल सकती है। 80C की बात नहीं, किसी भी सेक्शन में डिडक्शन उतनी ही मिल सकती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ बोलो मेरे साथ, ग्रॉस टोटल इनकम। 80,000 से ऊपर की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, 80,000 रुपए से ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। और सर चलिए यहां पे 80,000 के डिडक्शन मिल गए, बट 80C में सर मैंने तो 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और आप हमको डिडक्शन दे रहे हैं 80,000 रुपीज की। तो मेरे डिडक्शन हम कितनी नहीं ले पाए, यहां पे बोलिए अगेन प्लीज मुंह से अपने बोलिए, कितनी डिडक्शन हम नहीं ले पाए। तो हम डिडक्शन नहीं ले पाए 1,50,000 में से 80,000 डिडक्ट करने के बाद 70,000 की सर हम डिडक्शन नहीं ले पाए। तो क्या सर ये डिडक्शन मेरी नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होगी? बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड का कंसेप्ट नहीं होता है। पहले आप इन छोटी छोटी बातों को समझिए कि इसमें कोई भी कैरी फॉरवर्ड का कंसेप्ट नहीं पाया जाता है। तो यहां पे कैरी फॉरवर्ड का बिजनेस लॉस में तो कंसेप्ट है, बट डिडक्शन में कैरी फॉरवर्ड का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। ये आपकी कुछ जनरल क्वेरीज थी जिसको मैं पहले सॉल्व करना चाहता हूं। क्वेरी से ज्यादा इसको कंफ्यूजन हम कहेंगे आपकी। ओके सर। अब सर दूसरी बात, सर ये डिडक्शंस आपने बताया गवर्नमेंट देती है हमको। हाँ सर, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्ट कराती है, इसका मतलब इस इनकम पे, इस टाइप के एक्सपेंसेस पे, क्योंकि डिडक्शन क्या है, पेमेंट बेस है या फिर मेरी इन्वेस्टमेंट बेस है, बात तो एक ही है। ठीक है सर, इस पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेना चाहती। क्यों नहीं सर टैक्स लेना चाहती है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप ये काम करें।
गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है आपको इन एक्टिविटीज के लिए। एज लाइक आप लाइफ का इंश्योरेंस लें, आप अपने हाउस लोन को लें और उसका प्रिंसिपल रिपेमेंट करें, उस पर भी छूट देती है। पेंशन में पैसे डालें, इस टाइप के कुछ इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और सपोर्ट करने के लिए उसने क्या किया, इसको डिडक्शन फॉर्म में दे दिया। ओके सर, मतलब कुछ काम गवर्नमेंट करवाना चाह रही है, किससे, एसएससी से। एसएससी से कुछ काम गवर्नमेंट करवाना चाह रही है, तो इसलिए उस काम को करने पे उसको डिडक्शन दे दिया। लाइक एसएससी से गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हर एसएससी अपना इंश्योरेंस करवा ले, इंश्योरेंस प्रीमियम को 80C में डिडक्शन दे दी इसने। हर एसएससी अपना खुद का घर बनाए, अगर लोन लेना पड़े तो लोन ले ले, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट को भी 80C में इन्होंने डाल दिया। तो इस तरीके से कुछ चीजों को क्या चाहिए, गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है, क्या करे, इंकरेज कर रही है, इसलिए डिडक्शन दे रही है इन फॉर्म ऑफ वेरियस सेक्शंस, नॉट ओनली 80C, इन फॉर्म ऑफ वेरियस सेक्शंस। ठीक है सर, यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब एक बहुत अच्छी बात जो समझने की है वो ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, या फिर समझ लीजिए लिटरली, जो बहुत ज्यादा डिडक्शंस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं ना, आईसीआई के हों या आईसीएसआई के हों या सीएमए के हों, ये 80C से रिलेटेड आते हैं, 80C से। बट कुछ सेक्शंस बहुत कनेक्टेड है, 80C, 80CCC और एक सेक्शन होती है 80CCD। सर 80CCD में भी फिर दो फ्लेवर्स आ जाते हैं सर, 80CCD में भी फिर दो फ्लेवर्स आ जाते हैं, जिसमें होता है एक होती है सर सेक्शन आपकी 80CCD1 और एक होता है सर आपका 80CCD1B। चलिए सर, इतनी सेक्शंस को हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, इतनी सेक्शंस को सर हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले 80C को समझते हैं। यहां पे आइए, ये है आपकी 80C। चलिए, ये सेक्शंस को हम समझ रहे हैं सर। 80C के अंदर वेरियस काइंड की इन्वेस्टमेंट की बात की है। अब 80C को, अब आप केवल 80C समझिएगा, अदर्स को अभी हम समझेंगे, बट अभी आप केवल 80C समझिएगा कि सर 80C में वेरियस काइंड ऑफ पेमेंट रिलेटेड डिडक्शंस दिया हुआ है। अगेन बोलिए मेरे साथ प्लीज, वेरियस काइंड ऑफ पेमेंट रिलेटेड डिडक्शन दिया हुआ है। इट मींस वो चाहता है कि आप ये काम करें। कौन चाहता है सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि आप ये काम करें। सर ठीक है, अभी तक तो हम यहां तक समझ गए, लेकिन सर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे चाह रही है? आपको देती है ग्रॉस टोटल इनकम में से इसकी डिडक्शन। क्या देती है? ग्रॉस टोटल इनकम में से इसकी डिडक्शन। क्या देती है? अगेन ग्रॉस टोटल इनकम में से इसकी डिडक्शन। चलिए सर, यहां तक बात समझ में आ गई। सर इस वेरियस काइंड ऑफ वर्क में सर क्या क्या इंक्लूडेड है? देखिए, कुछ मैं 10 नाम्स लिख रहा हूं। जैसे कि आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस को वो इनकरेज करती है। उसके बाद उसने आपसे कह दिया कि आप स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसे डालिए, आप प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स लीजिए, एनएससी में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, अगर आपने घर का लोन लेके घर को बनाया है और उसकी प्रिंसिपल की रीपेमेंट कर रहे हैं, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन अगर आप करते हैं तो उस पर भी इन्होंने डिडक्शन दी है आपको। आपने अगर एफडी कर रखी है 5 ईयर वाले प्लान्स में, 5 ईयर और मोर के लिए शेड्यूल्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस में, तो आपको डिडक्शन देती है। या तो फिर अगर आपने नोटिफाइड स्कीम ऑफ नाबार्ड में, नाबार्ड की नोटिफाइड स्कीम में आपने डिपॉजिट किया तो आपको डिडक्शंस देती है। आपको इस बच्चों की ट्यूशन फीस पे भी डिडक्शन देती है। सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट पे भी डिडक्शन देती है, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट्स पे भी आपको डिडक्शन देती है। इस तरीके से बहुत सी जगहों पर आपको डिडक्शन दे रही होती है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। और एक चीज और अगर आप यहाँ पे अगर आप लिख लें, जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह, म्यूचुअल फंड का बहुत ऐड आ रहा है, म्यूचुअल फंड या यूटीआई की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट एक जो मैं आपको लाइन लिखवाने वाला हूं ना, यहाँ पे आप मेंशन करिए, अपनी पेन उठाइए और लिखिए नोटिफाइड पेंशन स्कीम। लिखिए पेंशन स्कीम के अंदर अगर आपने किया है तो उस पर भी आपको ये छूट देती है। ओके, पेंशन स्कीम, लेकिन ये नोटिफाइड होना चाहिए। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। ये नोटिफाइड पेंशन स्कीम पे भी देती है, बट ये नोटिफाइड होना चाहिए। अगेन नोटिफाइड पेंशन स्कीम आपने लिख दिया, अब इसके नीचे और लिखिए ऑफ यहीं से, क्योंकि नोटिफाइड पेंशन स्कीम पे बहुत कंफ्यूजन आती है, इसलिए मैं इसको एक एक लाइन लिखवा रहा हूं। नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड। ठीक है, हाँ सर।
नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड, ठीक है। हाँ सर, ये चीज तो समझ में आ गई सर। तो आपने इसको इस तरीके से भी क्यों बताया हमें? अब आप अपने इस जो चार्ट हम बना रहे थे, देखिए कंफ्यूजन के एरिया को मैं क्लियर कर रहा हूं अभी। 80CCC में सर आप आइए, 80 यहां पे आपने क्या लिखा, नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड। यहां पे अब आप कंफ्यूजन जिस पे आपको सबसे ज्यादा होता है सर, ये किस लिए होता है, तो इट इज फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम। सर पेंशन स्कीम यहां पे भी, हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम, प्लीज मेरे साथ इसको राइट कर लीजिए। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम, या पेंशन स्कीम से अच्छा वर्ड यहां पे पेंशन फंड रहेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन फंड ऑफ एलआईसी एंड अदर इंश्योरेंस कंपनी, सी और अदर इंश्योरेंस कंपनी। ओ सर, वो म्यूचुअल फंड और यूटीआई के लिए थी, और यहां पे आपने क्या किया, आपने कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम तो पेंशन फंड ही है, बट एलआईसी या अदर इंश्योरेंस कंपनीज के साथ अगर आप करें ना, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ अगर आप कर रहे हैं सर, तो वो 80CCC में डिडक्शन मिलेगा। सर जब पेंशन की बात आती है तो कंफ्यूजन आता है, 80C में जाएगा, 80CCC में जाएगा। ये देखिए, अगर आपका जो इंश्योरेंस है, सॉरी जो पेंशन स्कीम में अगर आपने यूटीआई या म्यूचुअल फंड वाली है तब तो 80C में चल जाए, लेकिन अगर आपने वो एलआईसी या अदर किसी इंश्योरेंस कंपनी से करवाया है, एज लाइक जनरल इंश्योरेंस से करवा लिया, तो वो आपका 80CCC में जाएगा। बट अगेन 80CCD में भी कुछ जाता है सर, 80CCD में भी कुछ जाता है सर। अब 80CCD में क्या जाएगा, यहां पे भी लिखिए आप, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। अगेन पेंशन आया सर, अगेन पेंशन आया, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओ सर, गवर्नमेंट वाले में आप कर रहे हैं तो 80CCD में जाएंगे, गवर्नमेंट वाले में कर रहे हैं तो आप 80CCD में जाएंगे। या फिर न्यू पेंशन स्कीम, और ये अटल साहब की भी एक थी, और अटल पेंशन योजना, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए अब कि ये ऐसा होता है कि सर पेंशन तो एक है लेकिन 3 जगह जाती है, कहां कहां कैसे जाती है, किन किन सेक्शंस में किस हिसाब से जाती है, ये मैंने आपको बता दिया है अब। ठीक है सर। अब सर 80C की एक बहुत ही बड़ी आइटम है जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में इन्होंने अलग से भी कुछ चीजें बताई हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में इन्होंने अलग से कुछ चीजें बताई हैं कि लाइफ इंश्योरेंस का कितना प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस का चूंकि आप प्रीमियम तो दे रहे हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस का कितना प्रीमियम 80C में अलाउड होगा, कितना प्रीमियम अलाउड होगा। तो इसके लिए इन्होंने एक बात बताई कि बिफोर 1 अप्रैल 2012 क्या होता था कि चाहे आप खुद के लिए दे रहे हो, सेल्फ के लिए दे रहे हो, खुद के लिए, या अपनी स्पाउस, हस्बैंड है तो वाइफ है तो हस्बैंड के लिए दे रहा हूं, या तो फिर किसी चिल्ड्रन के लिए दे रहे हो, आप अपने किसी बच्चे के लिए दे रहे हो, इंडिविजुअल के लिए, और अगर HUF दे रहा है तो अपने किसी भी मेंबर के लिए दे रहा हो, तो 1/4/2012 के पहले ना आप जो अमाउंट प्रीमियम पेड करते थे, या तो फिर 20% ऑफ सम इश्योर्ड, 20% ऑफ सम इश्योर्ड विच एवर इज लोअर की डिडक्शन मिलती थी। मतलब मान लीजिए अगर आपने 1 लाख का इंश्योरेंस करवाया है और आपने इसका प्रीमियम 25,000 भर दिया, लेकिन 1 लाख के इंश्योरेंस पे तो 20% 20,000 होता है, तो प्रीमियम 20,000 तक अलाउड था। बट आफ्टर द डेट ऑफ, आफ्टर क्या हो गया, आफ्टर 1 अप्रैल 2012 क्या कर दिया गया, ये जो लिमिट 20% की थी ना, इस लिमिट को चेंज करके कितना कर दिया गया सर, बोलिए 10%। ये 10% ऑफ प्रीमियम अब हो चुका है। 1/4/2012 के बाद 10% ऑफ प्रीमियम हो चुका है। और एक एडिशनल कंडीशन आती है, ये फ्रॉम आपकी 1 अप्रैल 2013 से चालू है। इसमें कहा दिया अगर कोई आपका कोई पर्सन है जो कि यार थोड़ा डिसेबिलिटी के साथ है, तो इसका अगर इंश्योरेंस करवा रहे हो ना, और डिसेबिलिटी के बारे में 80U में बताया है, इसको आपको रटना नहीं है, वो खुद बताएगा क्वेश्चन की डिसेबिलिटी 80U वाली है, या फिर किसी स्पेसिफाइड डिजीज से अगर वो इंसान जूझ रहा है, स्पेसिफाइड डिजीज का सेक्शन है 80DDB, बट इसको भी रटने की जरूरत नहीं है कि कौन सी स्पेसिफाइड डिजीज है, ये भी क्वेश्चन आपको खुद बताएगा। तो इनके केस में जो प्रीमियम है वो 15% ऑफ सम इश्योर्ड अलाउड हो जाता है।
15% ऑफ सम इश्योर्ड अलाउड हो जाता है। सिर्फ इतनी सी बात थी। मतलब आपका जो चैप्टर है, देखिए डिडक्शंस में बहुत सारी चीजें हैं। डिडक्शंस बहुत बड़ा चैप्टर है, ये अकेला चैप्टर है, बहुत बड़ा है, जिसमें क्वांटम ऑफ डाटा बहुत ज्यादा है, कंफ्यूजन से भरा है, रटना मुश्किल है। मैं खुद बोल रहा हूं पहला कोई चैप्टर है हाँ जिसमें आपका ब्रेन थोड़ा ज्यादा लगता है। बट मेरा पर्सनल एक रिकमेंडेशन होगी जिसको आप टू द एक्सटेंट फॉलो करना चाहें तो करें। जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन में जो सेक्शंस आ रहे हैं सिर्फ उसी पे आप अपना स्पेशल अटेंशन दीजिएगा, और अदर सेक्शन को आप लीव कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ भी गया आईसीआई में तो 2 या 4 मार्क्स का आएगा। लेकिन इसके चक्कर में आप पूरा का पूरा डिडक्शन अगर पढ़ने बैठे, लास्ट डे आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीएसटी भी आपको पढ़ना है, और रिवाइज नहीं कर पाए तो एग्जाम हॉल में गलत भी हो सकता है, क्योंकि सब कुछ क्वांटम डाटाबेस है, सब कुछ डाटाबेस है। ठीक है, इसलिए जिन क्वेश्चंस को साथ जिन सेक्शंस को हम करा रहे हैं सिर्फ आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जहां जहां आपकी प्रोबेबिलिटी थी गलत करने की उसको भी मैंने इंडिकेट यहां कर दिया है। ठीक है, ठीक है सर। आइए क्वेश्चन देखते हैं पहला अपना। अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, अभी इसके आगे भी हम करेंगे। 80C, 80CCC और 80CCD को लेके हम आगे भी बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला कंप्यूट द एलिजिबिलिटी ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय मिस्टर गणेश ड्यूरिंग द प्रीवियस एंड 1920, द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन हियरअंडर। क्या क्या डिटेल्स बता दिए। पहली बात तो ये 80C की डिडक्शन हमको मिलनी है, हमको मैक्सिमम लिमिट पता है, मैक्सिमम 80C में 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है। ठीक है सर। उसके बाद असेसमेंट ईयर 2021 के बारे में बात बताएं, चूंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बताया तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में हमको पता चल गया 1/4/12 के पहले का होगा तो 20%, उसके बाद का होगा तो 10% ऑफ सम इश्योर्ड। ठीक है, 30/3/2012 मतलब सर 1/4/2012 के पहले की डेट है, तो इस पे हमको 20% का डिडक्शन, 20% इंश्योरेंस प्रीमियम को अलाउड हो जाता है। 20% चूंकि हमको सर इस पे अलाउड होता है तो हमने 5 लाख रुपए का सम इश्योर्ड कराया था। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया है, 51,000। दूसरा बोलता है ये कि 1/5/2015 मतलब 1/4/2012 के बाद की बात कर दिया ये। इन्होंने अपनी स्पाउस के लिए 1.5 लाख का इंश्योरेंस करवाया था और 20,000 रुपया प्रीमियम भरा। हैंडीकैप्ड सन जो कि सेक्शन 80U की डिसेबिलिटी लेता है, सर 1/4/2013 के बाद की डेट है, इसके लिए हमने पढ़ा था 15% तक ऑफ सम इश्योर्ड अलाउड है, सम इश्योर्ड अलाउड है। तो सर ये 4 लाख का 15% अलाउड होगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डिटेल्स बताइए कि हमको मतलब इस इंडिविजुअल आइटम्स के रिस्पेक्ट में कितना डिडक्शन मिलेगा। तो अब हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 5 लाख पे सर हमको 20% मिल सकता था, तो इट मींस 5 लाख का 20% अगर हम करें तो कितना आता है सर, 5 लाख रुपए का 20% सर आता है आपका 51,000 रुपए से ज्यादा, 1 लाख रुपए आता है। और 51,000 रुपए सर अगर यहाँ पे है तो हमें अलाउड होता है, ये प्रीमियम हमें अलाउड होता है। अलाउड अगर हम एक्सपेंसेस देखें तो अलाउड कितना हो जाएगा, 51,000 रुपए सर पूरा अलाउड होता है यहाँ पे। और एक गलती आपको नहीं करनी है कि 5 लाख का 20% डायरेक्ट यहाँ 1 लाख रुपए लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि यहां क्या पढ़ाया गया आपको, ये देखिए यहां पे आपको पढ़ाया क्या गया है, अमाउंट एक्चुअल में पेड या 20% ऑफ सम इश्यूड विच एवर इज लोअर। आपने जितना पेमेंट किया उससे ज्यादा की डिडक्शन तो आप नहीं ले सकते हैं ना, इसलिए इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ये क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है, कंसेप्ट की गलती नहीं है, कुछ बच्चों की क्लैरिकल मिस्टेक यहां हो जाती है, जिसको मैंने बता दिया। और ये इस 1 लाख को हम यहां से हटा देते हैं, हटा दिए सर 51,000 रुपए। अब स्पाउस को जो हम किए हैं, स्पाउस के लिए 10% ऑफ सम इश्योर्ड 1,50,000 का 10% कितना आता है सर, 15,000 रुपए आता है। चलिए 15,000 हो गया। और सर हैंडीकैप चाइल्ड के लिए हमने पढ़ा 15%, तो 4 लाख का 15% अगर आप करते हैं तो 4 लाख का 15% आता है सर 60,000 रुपए, 60,000 रुपए टोटल। प्लीज चेक टोटल 80C के अंदर डिडक्शन कितनी आ रही है सर, 60,000 प्लस 15,000 प्लस 51,000 दैट इज 1,26,000 रुपीज की डिडक्शन आ रही है जो अलाउड हो जाएगी सर। 1,26,000 की डिडक्शन है जो अलाउड हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको कहां से टफ लगा प्लीज बताइए। आपने बस साइड में थ्रू द कैलकुलेटर यू सॉल्व इट, थ्रू द कैलकुलेटर यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आइए इसका ब्यूटिफिकेशन देखते हैं किस तरीके से आईसीएम प्रेजेंट करेंगे। पहली बात डेट ऑफ इशू हम डाल देते हैं पॉलिसी, क्योंकि डेट ऑफ इशू के बेसिस पे हमें 1/4/2012 के बेसिस पे हमें चेक करना पड़ रहा है कि 20% जाएगा या 10% जाएगा। ठीक है, पर्सन इंश्योर्ड कौन है, स्पाउस है, चाइल्ड, हैंडीकैप चाइल्ड है। एक्चुअल कैपिटल सम इंश्योर्ड कितना था
और हमें अलाउड कितना है, रिस्ट्रिक्टेड टू सम एश्योर्ड कितना है, ये तो 4 कॉलम बन गए। हमने कितना पे किया और कितना एज एन डिडक्शन अलाउड होगा, ये 6 कॉलम बन गए। तो सेल्फ पे हमको 51,000 अलाउ हुआ, स्पाउस पे हमने पे 20,000 रुपए किया, लेकिन एज पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन हमको 15,000 ही अलाउड होगा। हैंडीकैप चाइल्ड के लिए सर हमको 15% तक का अलाउड हो जाता है, हमने भले 80,000 पे किया लेकिन हमको अलाउड 60,000 होगा। और टोटल हमको 80C के अंदर डिडक्शन कितनी अलाउड हो जा रही है, 1,26,000। सर ये टोटल क्यों अलाउड हो रही है, क्योंकि 1,50,000 रुपए से कम है तो जितनी भी है टोटल हमें अलाउड हो जाएगी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।